पुलिस भी कुछ ढूंढ पाई नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाँ, लल्ली वाला उठाई और मोटरसाइकिल बैठो ले चले गए। वो 3 जुलाई को गायब हुई है अस्पताल से। 10 मिनट को आंख लगा था, इतने में मेरी बेटी को उठा के ले गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और आज एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारी खास मुहिम लापता बच्चे। बच्चे परिवार का, समाज, देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये अनमोल पूंजी खतरे में है। देश में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं और इसके बाद बच्चों के लिए परिवार तरसता है और परिवार के लिए बच्चे। इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती, लेकिन इस दर्द का एक और पहलू है। वो पहलू है चोरी किए गए बच्चों से अमान्यता। ये बच्चे जिनके पास पहुंचाए जाते हैं वो बंधक बनाकर इनसे काम करवाते हैं, देह व्यापार के धंधे में धकेलते हैं, भीख मंगवाते हैं, शरीर से अंग तक निकालकर बेच देते हैं। ये घिनौना काम सालों से होता रहा है। हमने यही स्थिति बदलने की ठानी है और इसी पर एनडीटीवी की आज की बड़ी मुहिम है लापता बच्चे। अपनी इस खास मुहिम में हम उन माता पिता और परिवारों तक जाएंगे जो अपने बच्चों के लापता होने का दर्द सह रहे हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे जो बच्चों के अधिकारों की, उन्हें गिरोहों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों का असर परखने की भी कोशिश करेंगे। आपको लापता बच्चों पर देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से की गई टिप्पणी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। लल्ली वाला उठाई और मोटरसाइकिल बैठो ले चले गए। पुलिस भी कुछ ढूंढ पाई नहीं, कुछ कर पाई। जब भी हम जाते हैं तब भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। एनडीटीवी आज पूरे दिन आपको दिखा रहा है एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ एक विशेष अभियान नहीं बल्कि एक संघर्ष है। हम मानते हैं कि ये एक लंबी लड़ाई भी है जिसकी आज हमने शुरुआत कर दी है। शुरुआत उन मासूमों के लिए जो हमारे बीच से गायब हो गए और लौटकर घर नहीं आए क्योंकि उनके बचपन की बोली लगा दी गई। आज इस कार्यक्रम में हम सामने लाएंगे बच्चा चोरी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का वो अंधेरा सच जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। जानेंगे उस दलदल भरे रास्ते के बारे में जिसमें एक बार फंस जाने के बाद मासूमों का निकलना लगभग असंभव हो जाता है। हम मिलवाएंगे आपको उन माँ बाप से जिनकी आंखें आज भी दरवाजे की ओर टिकी हैं। पुलिस भी कुछ ढूंढ पाई नहीं, कुछ कर पाई, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जब भी हम जाते हैं तब भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रगति नहीं मिलती कि हमने कुछ किया, कुछ देखा, कुछ जाना। सामान लल्ली वाला उठाई और मोटरसाइकिल बैठो ले चले गए। कितने साल, कितनी उम्र थी बच्ची की? 1.5 साल की। अब हम आपको उस सिस्टम का हाल भी दिखाएंगे जो कभी कामयाब तो कभी लाचार नजर आता है। और इसी के साथ देश भर में मौजूद एनडीटीवी के रिपोर्टर्स आपको ले चलेंगे उन जगहों तक जहां लगती है बच्चा मंडी। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे कहां गए, सवाल ये भी है कि ऐसी खबरें हमारी संवेदना को झकझोरती क्यों नहीं। आइए मिलकर खोजें, मिलकर लड़ें और मिलकर आवाज उठाएं। 24 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते जब सवाल होता है आपके बच्चों की सुरक्षा का।
तो आज जिन बड़े सवालों को केंद्र में रखकर हम बच्चा चोरी और पीड़ित परिवारों की परेशानी को लेकर चर्चा करेंगे, वो 5 बड़े सवाल हम आपको बता दें, जिस पर आज पूरे दिन भर हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि बच्चा चोरी रोकने की जो सरकारी नीति है वो असरदार आखिरकार क्यों नहीं है। जो नीतियां बनाई गई है उनका असर ग्राउंड पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा सवाल हमारे ये है कि क्या बच्चा चोरी रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है, और जो कानून अभी तक बनाए गए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उन पर और काम करने की जरूरत है। तीसरा बड़ा सवाल हमारा ये है कि पुलिस के पास मामलों की जांच के लिए पर्याप्त संसाधन है कि नहीं, जिसके चलते वो इन लापता बच्चों को खोज पाएं, उन्हें ढूंढ पाएं और जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद कर पाए। चौथा बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या पुलिस को बच्चा चोरी रोकने की खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसे मामलों को रोकने के लिए, बच्चों को ढूंढने के लिए जो कारगर साबित हो, क्या ऐसी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। और पांचवा सवाल हमारा ये है कि बच्चा चोरी रोकने में समाज की क्या अहम भूमिका हो सकती है, क्या सारी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, पुलिस की है, और इसमें जो आम जनता है, जो आम लोग हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। अब देखिए, मानव तस्करी झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है। मानव तस्कर वहां के भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बड़े शहरों में लेते हैं, फिर बेच देते हैं और हर साल हजारों आदिवासी लड़के और लड़कियां, खास तौर पर नाबालिग लड़कियां इसी तरह दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में लाई जाती है और फिर जुल्म का शिकार होती है। हमारे संवाददाता हरिवंश शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। खूंटी जिले के कर्रा की 13 साल की अनीता को उसकी बुआ काम दिलाने का लालच देकर अपने साथ दिल्ली ले गई। उसे दिल्ली के एक घर में बच्चा खिलाने के काम में लगा दिया गया। दिया सेवा नाम के एनजीओ ने उसे वहां से रेस्क्यू तो करवा लिया, लेकिन अब भविष्य क्या होगा इस मासूम को नहीं पता। मेरा उम्र 13 था, यहाँ से ले गए थे कि काम करेगी और पढ़ाई भी करेगी, चलो वहाँ, ऐसा बोल कर ले गए थे। और ले गई तो मेरी फूआ लगती थी, वहाँ ले गए। फिर उसके बाद हमको बच्चा खिलाने का काम दिया था। क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है? पढ़ना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। अनीता झारखंड की न तो पहली लड़की है, न इकलौती लड़की है जिसे काम के बहाने रिश्तेदार या करीबी दिल्ली जैसे महानगर में ले गए हों और वहां प्रताड़ित किया गया हो। इस राज्य की सैकड़ों लड़कियां हर साल बड़े सपने लेकर जाती हैं। कुछ प्रताड़ित होकर लौट आती हैं तो कुछ हमेशा के लिए लापता हो जाती हैं। इसे इस राज्य की गरीबी कहें, बेरोजगारी कहें या फिर जागरूकता का अभाव, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ की आदिवासी लड़कियाँ मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं। दीदी बोली थी काम पे लगा देंगे, ऐसा ऐसा बोली थी। और हमको तो नहीं या ऑफिस में थे, हम नहीं काम कर रहे थे इसी टाइम। 2 दिन के बाद हमको भी काम लगा देती है वहाँ। कैसे वहाँ से छूट के आए थे? भैया लगती है, हाँ पापा लोग। पापा लोग क्या किए? केस किया तो लेकर आया उधर से। हम लोग गरीब परिवार से हैं और वो जो ले जाने वाले थे वो बोली कि 2 महीना के लिए, और उस समय हम लॉकडाउन था, फिर 2 महीना के लिए बोल के लेके गए थे। तो हम भी सोचे कि चलो 2 महीना काम करेंगे फिर आके पढ़ेंगे बोल के। फिर वो लेके तो आई यहाँ रांची। उसके बाद में यहाँ से एक आदमी फिर दिल्ली लेके गए हमको। फिर वहाँ से और कोई और दूसरा लेके गए वहाँ, और हमको लगा कि 2 महीना के लिए रहना है वहाँ पे। तो सोचे कि क्यों ना हम खुद का खर्चा उठाएं, घर का, मजबूर ना बने बोल के। फिर वहाँ 2 महीना के बाद हमको पता चला कि यहाँ हमको बेचा गया है और पैसा लिया गया है मेरा। तो फिर हम घर में कॉल किए और बताया बाबा को कि हमको यहाँ बेच दिया गया है। फिर जहाँ हम रहते थे वहाँ का पूरा एड्रेस हम बताए घर वालों को। फिर बाबा थाना में जाके केस दर्ज किए। फिर उसके बाद में हमको लेने गए 2 महीना बाद। फिर आए हम यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए डोरंडा कॉलेज आ गए रांची। यहीं अब तो रेंट में ही रहते हैं, मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं। झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने वाली लक्ष्मी बाखला कहती हैं कि मानव तस्करी झारखंड में एक बड़ी समस्या है।
सच्चाई ये है कि आपने जैसे अभी कहा कि हजारों लड़कियां गायब है, मिसिंग है, और बहुत कम परसेंट, मतलब 100% में मेरे को लगता है कि 1 to 2% ही मामले जो हैं थाने तक पहुंचते हैं। और उसका एक कारण भी है कि शिक्षा का अभाव है, या बहुत सुदूर इलाके में रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ पाता कि हमको मदद कहाँ से मिलेगी। यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं, घर के काम में तो लगा ही जाता है, प्लस जो अपने साथ लेके जाते हैं, जो ट्रैफिकर, मेल ट्रैफिकर, सबसे पहले तो वो उनको अपने हवस का शिकार बनाते हैं ताकि ये मजबूर हो जाए कि यहाँ से भाग न पाए, या तो डराने के लिए, मजबूर करने के लिए। ऐसी कोई लड़की उनके हाथ से नहीं बचती है जो यहाँ से जाती है और उनके हवस का शिकार ना हो। ये तो बहुत गलत होता है लड़कियों के साथ। बीते वर्षों में बड़ी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों को देश के अलग अलग महानगरों में बेचा गया। इनमें सबसे ज्यादा ऐसी हैं जिन्हें दिल्ली में बेचा गया। वहाँ इनके साथ सालों साल तक यौन हिंसा होती है, घरेलू काम भी लिए जाते हैं, बदले में पेट भर खाना भी मुश्किल से मैसर होता है। जीने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो चंद सिक्कों के लिए सपने दिखाकर पहले बच्चों को शिकार बनाता है, फिर उनसे सपने और जीने का हक दोनों छीन लेता है। झारखंड के खूंटी से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो मासूम बच्चे हैं उन्हें शिकार बनाया जाता है, बड़े शहरों में उन्हें बेच दिया जाता है और उनसे वो काम करवाया जाता है जो वो नहीं करना चाहते हैं। आज हमारी मुहिम का यही मकसद है कि ऐसे परिवारों की आप बीती आपको सुनाए, आप उनकी कहानियां आप तक पहुंचाए, और कैसे इन लोगों के बीच में रहकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे तमाम जो गेस्ट हैं आज हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत कर लेते हैं सभी गेस्ट का। प्रियांक कानूनगो पूर्व अध्यक्ष हैं एनसीपीसीआर से, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार जी हैं एएसआई एएचटी यूनिट हरियाणा पुलिस से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रविकांत जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बचाए गए एक बच्चे के पिता हैं, उनसे उनकी कहानी जानेंगे कि किस तरीके से उनकी कहानी रही। और एक और परिजन जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र जी। सबसे पहले प्रियांक जी आपके पास ही मैं आना चाहूँगी। चाइल्ड राइट्स, लॉज, पॉलिसी, सब की बात हम लोग करते हैं और तमाम जो दावे किए जाते हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर बार बार उनके बारे में बातचीत की जाती है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो अभी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, लॉज बनाए गए हैं, कितने कारगर हैं, कितना असर उनका देखने को मिल रहा है, और क्या वो अभी लायक हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट आपके सामने करना चाहूँगा। केवल 1 घंटे का एक कार्यक्रम करके हम बच्चों को ट्रैफिकिंग से मुक्त नहीं कर सकते, मेक इट वेरी क्लियर। अगर हम वाकई बच्चों की ट्रैफिकिंग को रोकना चाहते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ आपके चैनलों की प्राइम टाइम खबरों में भी उनको स्थान देना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, आप खुद ही अगर 12 से 1 के शो में ये बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये मुद्दा हमको उस तरीके के डीप पेनिट्रेशन के लायक नहीं लगता। बच्चे गायब हो रहे हैं, इसको प्राइम टाइम पे जगह दीजिए। और आपको कम से कम ये करना चाहिए कि देश भर में रोज़ जो घटनाएं होती हैं बच्चे रेस्क्यू होने की, अगर सीरियस एफर्ट्स आपका चैनल करना चाहता है तो उस तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने अभी तक जो है लगभग 850 बच्चों को रेस्क्यू किया। अनफॉर्चुनेट ये है कि ये जब अपराधी पकड़े जाते हैं, ये इंटरेस्टेड अपराधी होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके अपराध करते हैं। अगर आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन अपराधियों की जानकारी प्रसारित होगी तो दूसरे बच्चे बच सकेंगे। कानून का क्रियान्वयन केवल तब बहुत अच्छे से हो सकता है जब समाज सजग हो। समाज की सजगता का अभाव कानून के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाता है। सरकार ने अगर पर्याप्त प्रावधान नहीं किए होते तो यहाँ जो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं या बच्चे रेस्क्यू होके आ जाते हैं या लड़कियों को ब्रॉथल से रेस्क्यू करते हैं, ये तो संभव ही नहीं हो पाता। ये संभव केवल तब हो पाता है जो हमारे पास कानून के प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि समाज सजग होके इन मुद्दों को प्राथमिकता दे। समाज की बात आप कर रहे हैं, और कैसे ये समाज सजग होगा, क्योंकि कोशिश बोलते हैं कि कोशिश की जा रही है, समाज को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है, कई जो संस्थान है वो भी इस पे काम कर रही है। तो आपके हिसाब से कैसे जो समाज है वो सजग होगा, कैसे इसके लिए हमें कदम उठाने चाहिए?
देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ आप लोग हैं, न्यायपालिका। तो ये सभी के सभी जो अंग हैं भारत की विधिक व्यवस्था के, भारत की सामाजिक व्यवस्था के, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के, जब समेकित रूप से काम करेंगे तब ये संभव हो पाएगा। हमको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना होगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चों की ट्रैफिकिंग के लिए डिमांड क्यों है। जहां हम डिमांड को कम करने का काम करेंगे वहां सप्लाई कम होगी। ये जो ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी है, ये एक ऐसी समस्या है जो आज से नहीं है, ये हजारों साल से चल रही है। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। आप सभी ने दूरदर्शन पे एक सीरियल आया कोई 2-2.5 दशक पहले, चाणक्य, चंद्रगुप्त की, जिसमें चाणक्य चंद्रगुप्त की कहानी बताई गई थी। हम सभी ने देखा एक बालक जिसको बाल श्रम के लिए उसके ही परिजनों द्वारा बेचा जा रहा था, उसको एक शिक्षक का साथ मिल गया। शिक्षक ने उसको गढ़ करके भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाया, वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो बात ये है कि समाज में हमको इस तरीके की बातों को उस तरीके से रखना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। जब डिमांड एंड सप्लाई की हम बात कर रहे थे, हरियाणा में 2014 में प्रति 1000 लड़कों पे 853 लड़कियां बची थी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में लिया कि जब लड़कियों की और लड़कों की संख्या में लिंगानुपात कम हो जाता है, तब हरियाणा में दूसरी समस्या क्या आ रही थी कि उड़ीसा से, झारखंड से, दूसरे राज्यों से शादी के लिए लड़कियां खरीदी जा रही थी और उनका दैहिक शोषण हो रहा था। इस तरीके की रिपोर्ट्स आपके चैनलों पे भी कई बार आई। अब इस सोशल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए स्थायी समाधान क्या चाहिए कि हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशो आज ठीक हो जाए। अगर हरियाणा का चाइल्ड सेक्स रेशो आज ठीक होगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या 20 साल बाद जाकर के ख़त्म होगी। लेकिन अगर हम 853 पे उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये तो 600 और 500 तक चला जाएगा, फिर तो ट्रैफिकिंग की समस्या विकराल होती जाएगी। तो इस बात पर जो सोशल स्टिग्मा था या सामाजिक चेतना की आवश्यकता थी, कानून की अनुपालना के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से इसको शुरू किया। और प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं इसमें एक थ्रस्ट दिया, एक पुश दिया, तो समाज के सभी और एक जागरूकता आई। मात्र 5 साल के भीतर 2019 में हम 900 के करीब पहुंच गए CSR में। तो जब ये चाइल्ड सेक्स रेशो एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब लिंगानुपात बराबर में आ जाएगा, तब कम से कम विवाह के लिए जो ट्रैफिकिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। दूसरे जो ट्रैफिकिंग के प्रकार हैं, जैसे श्रम के लिए ट्रैफिकिंग, यौन शोषण के लिए ट्रैफिकिंग, ब्रॉथल्स के लिए ट्रैफिकिंग, तो अभी जब आप झारखंड की बात कर रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं जी, सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग का हब आज के समय में वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की लड़कियों को हम देश के अन्य भागों से रोज रेस्क्यू करते हैं और कई सारे मामले ऐसे हैं, जैसे पूरे बिहार में, पूरे जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा आजकल एक बड़ी समस्या बन गई है। बिल्कुल सर, समस्या है और समस्या पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से काम किया जा रहा है वही बताने के लिए NDTV ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। और जैसे कि आप पहले बात कर रहे थे, और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए आज हमने ये मुहिम चलाई है ताकि ऐसे बच्चों की मदद की जा सके। और भी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ASI राजेश कुमार जी, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। 800 बच्चों को अभी तक जो है ढूंढ पाए हैं ये, और एक बड़ा काम ये कर रहे हैं। राजेश जी, 800 केस अब तक आप सॉल्व कर चुके हैं, और ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या परेशानी आपको इस दौरान देखने को मिली है, और क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में और कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, एक आम जनता कैसे इसमें अपना योगदान दे सकती है? सभी को नमस्कार मैम, और मैं सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, स्टेट क्राइम ब्रांच, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल, पंचकुला, हरियाणा से। जो भारती का केस था, ये लड़की है जो दिल्ली में अपने फैमिली के साथ नरेला में रहते थे और ये वहाँ से अपने भाई के साथ निकल गई और ये दिल्ली पुलिस के वहाँ पे इसकी FIR भी दर्ज थी और ये हरियाणा सोनीपत में लावारिस मिली और पुलिस के द्वारा इसको बालग्राम राय में इसको रखा गया और ये बेटी 13 साल तक अपने वहीं पे रही और अभी ये पढ़ रही थी वहीं पे सोनीपत में। तो मैं किस बच्चों को तलाश करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने इससे बात की तो इसने अपना नाम और पापा का नाम बताया। उसका आधार बनाकर मैंने जिप नेट की सहायता ली और इस बच्ची को सर्च किया और इसकी मुझे FIR मिली नरेला में और उसका आधार बनाकर मैंने
सर्च किया तो वहाँ पर जहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पर ये लोग नहीं रहते थे। फिर इसको पंजाब से इसकी जो मौसी है उसको सर्च किया, उससे पता लगा कि इसकी जो मदर है और वो करनाल में रहती है। फिर मैंने इनसे वीडियो कॉलिंग कराई, उनकी पहचान कराई। फिर इस बेटी को मैंने 13 साल बाद इसके परिवार से मिलाया। अब ये बच्ची अपनी फैमिली में रह रही है। जी सर, ये तो था भारती का केस, कई ऐसे केसेस तो भी हैं जी जो आपने सॉल्व किए होंगे। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक बच्चा लापता होता है, गायब होता है, जब ऐसे जो शिकायतें हैं आप लोगों को मिलती हैं, तो कैसे पुलिस उस पर काम करती है? सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या लिया जाता है? कैसे ये जो प्रोसेस है पूरा काम करता है? फर्स्ट टाइम में सबसे पहले मैम जो भी बच्चा मिसिंग होता है पुलिस तुरंत उस पर FIR दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद उस बच्चे की जो छोटी छोटी बारीक सी जानकारी ली जाती है। भाई इसका आधार कार्ड बना हुआ है, कोई इसके निशान है, तो उसके एफर्ट से फिर ढूंढा जाता है। जैसे कि सुशील कुमार जी भी आप जुड़े हुए हैं, इनका बेटा बोल नहीं सकता और नहीं सुन सकता था और ये 3 साल से गुम था और ये दर दर की ठोकरें बहुत खाई इन्होंने, बहुत घूमे, पर ये केस मेरे पास आया और 1.5-2 महीने मैंने इसको सर्च किया और ये बेटा तलसेरी केरला में मिला और ये बच्चा बोल नहीं सकता था। तो हम इसको केरला से लेकर आए और इसके फैमिली में हैंडओवर किया। तो कोई भी मिलता है उसको, जैसे जिप नेट है, अभी वत्सशाला पोर्टल है, इन पर पुलिस ने अपलोड करना चाहिए और इसकी साझा जो भी मिसिंग हो जाता है तुरंत एरिया में उसकी जानकारी देनी चाहिए। जो अलग राज्य हैं उन पे जानकारी देनी चाहिए और जो सरकार के द्वारा पोर्टल बनाए गए हैं उनको उन पर हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और ये जिम्मेवारी मैम सभी की है, एक आम नागरिक की भी। कोई बच्चा लावारिस घूमता है उसको तुरंत सूचना पुलिस को दें या कोई भी NGO हो उसको दें या संबंधित CWC है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उनकी सूचना दें और पुलिस को दें। जैसे हमारे यहाँ 112 है उसकी सूचना तुरंत उसको दें तो बच्चे को एक सुरक्षित स्थान मिले और हमारे को भी उसको सर्च करने में सहायता मिले। तो कहीं ना कहीं आम लोगों की भी बिल्कुल आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस के पास आप जाए, अगर ऐसा कोई मामला हो तो तुरंत पुलिस के पास जाए, उनकी सहायता करें। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास है तो ज़रूर पुलिस के साथ शेयर उसे करें ताकि पुलिस आपकी उस तरीके से मदद कर सके। रविकांत जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कई केसेस आपने देखे होंगे और इससे पहले प्रियांक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा और बताया भी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो आज से नहीं है, वो कई पहले से वो चलता आ रहा है। क्या बदलाव हो सकते हैं? किस तरीके से आपकी जो संस्था है इस क्षेत्र में काम कर रही है बच्चों को बचाने के लिए, और कैसे जो केसेस है वो आप लोगों के सामने अब तक आ पाए हैं और कैसे आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं बच्चों तक? देखिए, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के तरफ से हम लोग पूरे देश भर में 250 संगठनों, उससे ज़्यादा साथ में 250 से ज़्यादा संगठनों के साथ मिल करके हम लोग जिले जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पर काम कर रहे हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं साथ में जो काम करती हैं, जो जस्ट राइट्स के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो लोग वहाँ पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और वहाँ की जो मिसिंग पर्सन स्क्वाड है और उन सब एजेंसीज के साथ मिल करके काम कर रही हैं। जो आपने प्रश्न पूछा कि इसकी कैसे निपटारा हो सकती है, अभी अभी आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि इसमें ट्रायल को जल्दी किया जाए। एक तरफ तो ट्रायल की जो बात हुई है, पर मैं इससे आगे भी सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट की मैं बात करना चाहूँगा, जो 2013 में जस्ट राइट्स के पार्टनर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने किया था, जिसमें कि हर मिसिंग बच्चे पर FIR होगा। ये एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज जितने बच्चे गुम होते हैं उस पर FIR होता है। अब दिक्कत यह है कि इन FIR पे कार्रवाई सख्त रूप से हो, जबकि भारत सरकार ने पूरे देश भर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाया है। पर क्या होता है कि इनकी जो केसेस सामने आते हैं, इस पे ट्रायल होता है, वो बहुत लंबा चलता है और उस पीरियड में जो केसेस का कोई इसमें एक रिजल्ट नहीं आ पाता है। और आपको पता है कि जब तक समाज में किसी भी क्राइम करने वाले को जब तक डर नहीं आएगा तब तक वो क्राइम रुकेगा नहीं। जैसे कि भय भी न हो प्रीति, तो बिना भय के कुछ नहीं होगा और इसलिए फियर ऑफ द लॉ को लाना जरूरी है। हमारे अलायंस पार्टनर पूरे देश भर में जो है इसी काम पे कर रहे हैं कि बिहेवियर चेंज थ्रू लीगल एक्शन,
हम लोग जगह जगह FIR दर्ज करा रहे हैं। जिन बाल मजदूरों के केसेस में जिनको ट्रैफिक करके लाया जाता है, हम लोग देख रहे हैं कि कई में सिर्फ GD एंट्री हो रही है, कई बार RPF बच्चों को रेस्क्यू कर रहा है, तो उसमें देख रहे हैं कि उस पर FIR नहीं हो रही है। बहुत सारी इश्यूज हैं, पर लगातार हम देख रहे हैं कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय लगातार इस पर बहुत तेजी से एक सीरियस स्टेप्स उठा रही है। हम लोगों को जो 2-3 काम करने की जरूरत है कि जी। हर बच्चे की केस जो है जी। उसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। जी। जो लोग इसमें जो शामिल हैं जी। उनके साथ मिलकर के एक संगठित अपराध की धाराएं चले। आपको पता है कि भारत सरकार ने अभी BNS में जो संगठित अपराध की एक नई धारा लाई है, बिल्कुल जिसमें कि इस बिल्कुल तरह सर, में यही बात है कि जो शामिल सारी होते हैं, जिम्मेदारी होती उसमें है वो सब सिर्फ लोगों को प्रशासन की और इसमें सरकार की नामजद नहीं किया है। जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे मामलों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी कोई शिकायत होती है तो तुरंत उसको लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। कई और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी हमारे साथ हैं, बचाए गए जो बच्चे हैं उनके पिता हैं। सुशील जी, आपसे आपकी कहानी हम सुनना चाहेंगे। किस तरीके से जो आपका बच्चा था वो गायब हुआ, कैसे आप तक वो सकुशल पहुंच पाया और किन किन लोगों ने आपकी इस दौरान मदद की, पुलिस की तरफ से कैसे आप तक मदद पहुंचाई गई? सर जी, मेरा लड़का 28/9/2021 को घर से सुबह घूमने निकला था। घर से घूमने निकला तो उस दिन थोड़ी पैर में चोट लगी, किसी डॉक्टर के पास गया सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पट्टी पुट्टी करवा के फिर वो पता नहीं वापस आया ही नहीं। हमने इसको ढूंढने की बहुत कोशिश करी। 1.5 साल बाद फिर हमारे को इसका थोड़ा पता राजस्थान के अंदर पता चला, भाई राजस्थान के अंदर भी ये लड़का है। तो राजस्थान के अंदर हम बहुत घूमे, बहुत मिले हम, लेकिन हमारे को नहीं मिला। फिर 1.5 साल बाद हमारे को क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ राजेश सिंह का फोन आया हमारे पास, भाई ये लड़का केरला के अंदर कन्नूर के अंदर है। तो इनका जैसे हमारे पास फोन आया तो हमारे राजेश जी ने हमारी बहुत मदद की, बहुत हमारी ने सहयोग दिया राजेश जी ने। जब हम वहाँ गए, वहाँ से हमने ले आए सर। बहुत हमारा राजेश जी का हम बहुत आभारी हैं जो कि हमारी इसने मदद की है सर। बिल्कुल, वो खुशी भी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है जब आपका बच्चा आपको मिला और किस तरीके से जो राजेश जी है उन्होंने आपकी मदद की है। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। भूपेंद्र जी, आपकी क्या कहानी रही? कब का ये पूरा मामला था? कब आपका बच्चा गायब हुआ? किन किन लोगों ने आप तक मदद की और कैसे जो है आपके बच्चे को बचाया गया? कैसे जो आपका बच्चा है वो आप तक पहुँचा? ऐसा है, ये कहानी बहुत लंबी है। तो इसकी लगभग 9 साल की उम्र थी तकबीर की। तो इसका सेवा करने का, तो जब सेवा करने लगा तो दोपहर का खाना लंगर छक के ये बाजार में निकल गया। हाँ। बाजार से निकलता था, ये मेट रोड की तरफ ये निकल गया। तो बचपना तो था ही इसका। तो बचपन में इसका कुछ दिमागी हालत ऐसी थी कि ये थोड़ा बोलता कम है, सुनता कम है। तो हमने ढूंढा सिंघाड़ा के पास इसका FIR कराई। तो सन 2013 और 9 महीने की 22 तारीख को FIR कराई थी। तो ये हमको फिर ये कहीं नहीं मिला। हमने साथ में तो कुछ पढ़ते थे 10 किलोमीटर पे, 20-30 किलोमीटर पे, तो हमने ढूंढने की कोशिश बहुत की। तो जब ये मिला तो एक 19 नवंबर की वीडियो आई थी। तो 19 नवंबर में ये पड़ा हुआ सदगीर नाम बहुत सुने कि मैं सदगीर नाम है, उसके अपना हरियाणा से लाए थे लड़के जी। और इसका हम था। चलिए, ये अच्छी बात है भूपेंद्र जी कि आपका बच्चा आप तक पहुंचा है और आप लोगों की कहानी बताने का हमारा मकसद यही है कि आपकी कहानी लोग सुने और उससे प्रभावित हो, उससे प्रेरित हो और ताकि ऐसे जो बच्चे हैं उनकी मदद भी की जा सके। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा आपके साथ जारी रखेंगे। तो देखिए, ट्रैफिकर्स का जाल देश का हर हिस्से में देखा जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर बात की जाए तो 14 साल का बच्चा मयंक पिछले 8 महीने से लापता है।
परिवार को शक है कि उसका अपहरण हुआ है, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मयंक के परिवार वालों से बात की है हमारी संवाददाता सुजाता ने। एक माँ पिता के लिए सबसे दर्दनाक समय तब होता है जब उनका बच्चा एकाएक एक दिन घर से गायब हो जाता है। यही कुछ कहानी है मयंक तिवारी की। 28 अक्टूबर 2024 से मयंक घर से गया तो लेकिन लौट कर नहीं आया। पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। कई बड़े बड़े राजनेताओं के दरवाजे भी खटखटाए गए। हालांकि अब तक इस पर किसी प्रकार की प्रगति जो है इस केस में नज़र नहीं आई है। ऐसे में एनडीटीवी की इस खास मुहिम में जिसमें हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर बात कर रहे हैं, उन्हीं में से एक केस मयंक तिवारी का है। एक 14 वर्षीय बच्चा जो अपने घर से गायब हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए मयंक के माँ और पिता है। मैं समझ पा रही हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रही होंगी, क्या हुआ था और कैसे, यानी मयंक घर पर था तो कैसे वो एकाएक गया और उस दिन क्या हुआ था, कैसा माहौल था? कुछ नहीं हुआ था, सोया था वो। 10 बजे तक सोया था, 10 बजे उठाई मैं, नहाया, 10:30 बजे घर से निकल गया। उसके बाद से आया ही नहीं घर पे। मैं ढूंढी, पूरा ढूंढी, जहाँ जहाँ ढूंढना था तहाँ ढूंढी, फिर भी वो नहीं मिला। पूरे दोस्त लोग ढूंढे, पूरे लोग घर के ढूंढने लगे, फिर भी वो नहीं मिला। देखिए, बच्चे का एकाएक घर से गायब हो जाना, ये भी नहीं कि कहीं बाहर गया था, घर से गायब हो गया। आप लोग ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। क्या इस समय पुलिस का कहना है इतना समय बीत चुका है, उसके बावजूद मयंक का अता पता नहीं है? पूरे 6 मंथ बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस का सिर्फ एक ही कहना है कि हमारे एंड से केस बंद नहीं हुआ है, चालू है। जब भी हम जाते हैं तब भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रगति नहीं मिलती कि हमने कुछ किया, कुछ देखा, कुछ जाना, कुछ भी नहीं। उनकी तरफ से निगेटिव रिस्पॉन्स ही हमें मिलता है। कुछ मतलब इस उम्मीद पे जाते हैं कि हाँ कुछ तो उन्होंने किया होगा, कि हमने ये कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ना के बराबर है रिजल्ट। मैंने बहुत जगह पे दिखाना मतलब मैंने बहुत जगह पर ये भेज दिया है, पेपर भेजा था। ये ज़रा ये भी दिखा दीजिए कि यहाँ पर पोस्टर्स लगाकर जो है मयंक के हर जगह लगाए गए। कई सारे पुलिस स्टेशंस जाकर और कई जगहों पर जाकर ये अपील की गई कि मयंक को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद मयंक अब तक मिले नहीं हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए इलाका बड़ा है बोरीवली देवीपाड़ा का, इसमें क्या पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर बच्चे ऐसे गायब हो जाते हैं जिसके चलते आपको लग रहा हो कि उस कड़ी में ही मयंक को भी चोरी कर लिया हो या मयंक को ले जाया गया हो? अभी तक फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ा था, क्योंकि जो बच्चे नॉर्मली छोटे मोटे तौर पे गायब हुए थे वो मिल जाते थे। इधर मार्केट में गुम हो गए, केस उनके पास तक गया, वो 24 आवर्स के अंदर में ही मिल जाते थे लोकल में। लेकिन ये मेरा केस ऐसा हुआ है कि पुलिस ने क्या मालूम क्या ढूंढा क्या नहीं ढूंढा, आज तक उनको ना सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिख पाया और ना ही उधर कुछ उन लोगों ने पता लगा पाया कि क्या हुआ है उसके साथ में। मुझे सिर्फ यही जानने का है कि आखिर क्या हुआ है कि वो अब तक नहीं मिल पाया। और इतने सारे सीसीटीवी फुटेज थे उस वक्त, तो ऐसे नौबत थी, जितने भी कैमरे लगे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि देवीपाड़ा इतना बड़ा इलाका है जिसके वजह से, और रोड पर से गायब हुआ है। ऐसा नहीं कि जंगल में से गायब हुआ हो तो समझ में आए कि हाँ जंगल में सीसीटीवी नहीं है। कोई भी लेके गया है, कुछ भी किया है, साथ में लेके गया है, काम भी लगाया, चाहे कुछ भी किया है, छोड़ दे बस, उतना ही चाहिए सही सलामत में। उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेगी मैं, बस मेरे बच्चे से मतलब है, मेरे बच्चा ही चाहिए। बहुत दिन हो गया, घर पे थोड़ा भी नींद नहीं आती है, उसके बिना घर भी अच्छा नहीं लगता है। सब लोग परेशान है घर का, थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बिना घर में रहने का भी दिल नहीं करता है। मेरा बच्चा चाहिए, जहाँ कभी वो खुद से भी गया हो तो चला आए, बस आ जाए मेरे घर पे। तो ये सिर्फ एक परिवार का दर्द आपने देखा, जो रोते हुए बिलखते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं और लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको उनका बच्चा दिखता है तो उसके बारे में उन्हें जानकारी दीजिए। ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, देखिए कई ऐसे परिवार इस वक्त देश में हैं जहां पर बच्चे लापता हुए हैं और अभी तक जो परिवार है उन्हें आस है कहीं ना कहीं कि आज नहीं तो कल उनका जो बच्चा है उन तक जरूर पहुंचेगा। और यही वो गुहार लगा रहे हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, सबसे, कि उनके बच्चों को ढूंढने में उनकी मदद करे। और कई ऐसे लोग भी हैं जो इस
दिशा में काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं और आज दिन भर हमारा जो ये सिलसिला है मुहिम का, ये जारी रहेगा, जहां पर खास लोगों से हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश कुमार जी है ASI एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के, उनसे भी हमने बात की किस तरीके से वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, 800 केसेस कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। आपसे ये समझना चाहेंगे हम लोग कि जब ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं, कैसे आप लोग समझ पाते हैं कि इसके पीछे जो ट्रैफिकिंग है वो हो सकती है? मैम ऐसा है, ये चीज़ें हर एंगल से देखनी पड़ती हैं कि जैसे मैं आपको उदाहरण तौर पे एक बात बताऊं। अभी एक बेटी को मैंने 17 साल बाद उसके परिवार से मिलाया है जी। वो जो है महाराष्ट्र से, वर्धा से अपनी मम्मी के साथ आई थी और पानीपत रेलवे स्टेशन पर वो मिसिंग हो जाती है 7 साल की। तो उस बच्ची को सिर्फ इतना पता था कि हमारे गांव में टोपी पहनते थे और खाना ऐसा खाते। उसके आधार पर मैंने उसको ढूंढा और 17 साल बाद वो अपनी फैमिली में गई। हाँ, तो कई बच्चों में दिक्कत ये आती है ढूंढने के लिए, जैसे कि मैं CCI में जाता हूँ तो वहाँ पर बच्चा अपना नाम चेंज कर देता है और किसी बच्चा का आधार कार्ड न बनना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसका छोटे छोटे पॉइंटों पे, बेटा आप क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसा एरिया था, उनके आधार पर मैं फैमिली ढूंढता हूँ। तो ये चीज़ें हैं मेरे सामने। ऐसे भी आए हैं जो बच्चों को चुरा के ले जाते हैं और बेच भी देते हैं। अभी एक लड़की को मैंने है जो मधुबनी बिहार से उसको सर्च किया है, वो आसाम से मिसिंग थी और वो उसको किसी 50,000 में किसी रेड लाइट एरिया में बेच दिया। और वो बच्ची 8 साल के बाद मैंने उसके परिवार से मिला है, उसको पता ही नहीं था कि मैं हूँ कहाँ की। तो ये छोटे छोटे जैसे बच्चे चले जाते हैं मैम, हर CCI में बच्चे रह रहे हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा लेते हैं, या परिवार से परेशान हैं, या परिवार उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, या परिवार के लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं, बच्चे निकल जाते हैं। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। अभी एक बच्चा है नारायणगढ़ हरियाणा में, हमारा अम्बाला में, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो बच्चा कभी दिल्ली बताता है, कभी पटना बताता है और अपना नाम कभी कुछ बताता है फिर चेंज कर देता है। तो ये अभी उसका मैंने आधार कार्ड बनवाया था, उसके आधार पर उसको ढूंढ रहा हूँ। तो ये बच्चे अपने आप को आइडेंटिटी भी छुपा लेते हैं जी। तो ऐसे अभी एक बेटे को मैंने अभी सर्च किया है, वो जो लड़का है 2008 दिल्ली से कापासेड़ा से मिसिंग था और वो गुड़गामा में चला गया और वहाँ से आके उसको शिफ्ट कर दिया गया सोनीपत में। अभी उस बच्चे को अपना नाम और पापा का नाम पता था बस। उसके आधार पर मैंने जिप नेट पे सर्च किया तो मुझे 1 सेकंड में उसका परिवार मिल गया। FIR मिली, FIR बाद मैं गाँव वहाँ पुलिस स्टेशन में गया कापासेड़ा, फिर वहाँ से उसका परिवार का संपर्क लिया। उसका परिवार संगम बिहार में रह रहा था और वो कह रहे थे कि भाई हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, आज तक नहीं मिला। सिर्फ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है मैम, आपस में पुलिस का कम्युनिकेशन, NGO का कम्युनिकेशन, और जो CCI में बच्चे रह रहे हैं उनकी जानकारी लेना, छोटे छोटे कलुओं के आधार पर को ढूंढना, फिर उनके परिवार तक मैं पहुंचाता हूं। और ये काम मैं 2016 से लगा हुआ हूं। जो बच्चे पीड़ित हैं, मैंने उनको दर्द को समझा है नज़दीक से, भाई गुम होने का दर्द क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वही दर्द NDTV इंडिया भी समझ पाया है और इसलिए ये मुहिम जो हमारी है ये चल रही है और कोशिश यही है कि ऐसे बच्चों की कहानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके ताकि एक जागरूकता लोगों के अंदर भी आए। रविकांत जी, आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि आजकल ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी लगातार देखी जा रही है और लोगों को नौकरी का झांसा देकर, बच्चों को नौकरी का झांसा देकर बड़े शहरों में लाकर बेचा जाता है। तो क्या अशिक्षा, बेरोजगारी यही एक बड़ा कारण माना जाए जिसके चलते जो ऐसे केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या कुछ और भी जो वजह है जिसके चलते जो ट्रैफिकिंग है उसके मामलों में बढ़ोतरी आ रही है? देखिए, जो इस तरह की जो आप सोशल कंडीशंस की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, ये सारी चीज़ें शुरू से हैं
और ये धीरे धीरे इसका सरकार इस पर काम कर रही है और धीरे धीरे इसका रास्ता निकल रहा है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे गुम नहीं होते हैं, उनको गुम कराया जाता है और इसमें गुम कराने में एक संगठित अपराध होती है। बहुत सारे लोग इसमें लगे होते हैं। आपको पता है कि तस्करी जो है विश्व का सबसे दूसरा या तीसरा पैसा पैदा करने वाला अपराध है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिकर्स कमाते हैं। अगर एक बच्ची का ट्रैफिकिंग करके झारखंड से या बंगाल से उठा करके मुंबई के कोठे तक बेचते हैं तो लाखों रुपया उसमें इनकी इनकम होती है। एक बहुत बड़ी संगठित अपराध जिसमें कि पैसा काफ़ी इन्वॉल्व है। इसके लिए बहुत ही क्लियर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन में। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे तो रिकवरी हो जा रहे हैं पर उसको गुम कराने वाले लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब तक बच्चों का जो अपराध हो रहा है बच्चों के ऊपर में और उस पर लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो ये संगठित अपराध लगातार चल रहा है। और इसी चीज पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के पार्टनर्स पूरे देश भर में, और अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पूरी तरह से एक जजमेंट दिया है जिसमें कि इसी चीज के ऊपर आधारित है कि चार्जशीट जल्दी लाइए, जल्दी से इस पर ट्रायल कराइए और जो जो लोग इसमें शामिल हैं इनको सजा दिलाया जाए। इतनी बड़ी अपराध होती है, आप देखिए एक माँ की आंसू, और उसके बीच में अगर आप देखेंगे कि सजा कितने को मिल रही है तो बहुत ही निम्न है, इवन 1% के करीब भी नहीं है। तो इसी को बढ़ाने के लिए जगह जगह FIR हो और जो इस तरह के लोग जो बच्चों को ले जाते हैं, आप देखिए इसके आयाम, कोठों तक ले जाना, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, मसाज पार्लर्स, बाल मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, जो राकेश जी कर रहे हैं वो मिसिंग चिल्ड्रन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हजारों बच्चे इस तरह के गुम होकर के उनको बाल मजदूरी में लगाया जा रहा है, वैश्यालय में बेचा जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन जो इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आगे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जो है हम लोग दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं जरूर आगे यही हम उम्मीद करते हैं कि उस पर काम किया जाए। तो NDTV इंडिया पर लापता बच्चे लगातार जारी है, आगे भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।